नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल पर, जहां पर भावों में लगातार तेजी है। कल रात 2% की बढ़त थी और अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो 12 से 13% की बढ़त कच्चा तेल ऑलरेडी चार्ट्स पर दिखा चुका है। $90 पर अब अटकलें लगाई जा रही हैं सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के लिए। कैसे रह सकते हैं यहाँ पर भाव, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे जापान की, जहां पर 16-17 साल के बाद हमने पॉलिसी चेंज यहाँ पर आता हुआ देखा है। कुछ बहुत सोने को सपोर्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन क्या रह सकते हैं फंडामेंटल्स, इस पर भी होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर अब तक का उत्पादन तो ठीक ठाक माना जा रहा है कि सप्लाई और डिमांड एकदम आमने सामने है, लेकिन इतने सारे कर्ब्स के बावजूद और इसके बीच इंडस्ट्री कैसे खड़ी है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मंदावा प्रभाकर राव भी होंगे हमारे साथ, और हमारे साथ हैं प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करते हैं, क्योंकि हेडलाइंस क्लियरली यहां से बनती हुई नजर आई हैं। नरेंद्र तनेजा जी, चाहे वो इराक और सऊदी अरेबिया की स्टेटमेंट है जहां पर एक्सपोर्ट कम करने की बात की जा रही है, या फिर जिस तरह से यूएस में रिफाइनरी एक्टिविटी बढ़ी है, और ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स तो अपनी जगह पर है ही। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कीमतें ऊपर गई हैं सस्टेनेबल होती नजर आती नहीं है। और अगर आप पिछले 2 घंटे का मूवमेंट देखें बाजार में, तो दरअसल थोड़ा सा कीमत नीचे आ गई है। और दूसरी तरफ हम ये है कि कोई उसकी ऐसे बेसिस नजर नहीं आते। ठीक है, इराक ने अपना तेल एक्सपोर्ट कम करा है, सऊदी अरब ने कम किया है, और कुल मिलाकर के इस बात की चिंता है कि आगे क्या होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो ये सप्लाई साइड में जो बताई जा रही है कि चिंता है, जिसको लेकर बाजार जो है थोड़ा परेशान है और कीमतें ऊपर जा रही हैं, कि वो उसका कोई डिमांड एंड सप्लाई से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि ईरान ने, आपने देखा, घोषणा करी है कि वो अपना तेल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। अगर उत्पादन बढ़ाएंगे तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो है नहीं, कहीं ना कहीं वो एक्सपोर्ट होगा, और एक्सपोर्ट होगा तो अमेरिका को जो सैंक्शन है उन्हें नजरअंदाज करना पड़ेगा, जिससे सप्लाई साइड में कोई कंस्ट्रेंट ना आए। और दूसरी तरफ चीन का डेटा आया है, लेकिन ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे कि बाजार में इतना ज्यादा कोई परेशानी की बात पैदा हो जाए। अगर आप पूरे बड़ी बाजार को उठा के देखते हैं, 5 बड़े उपभोक्ता को उठा के देखते हैं, तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कंजम्पशन में तो भारत में ही हुई है। अमेरिका तो हमेशा ही हर चीज में आगे रहा है जी। लेकिन दूसरी तरफ जो कारण है डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स, उसमें ये जो एक आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से जो एक शॉर्टेज क्रिएट करी जा रही है, खास तौर से ओपेक के द्वारा, और ओपेक में भी खास तौर से जो ऐसे देश हैं जिनकी जो तेल की कीमत ज्यादा चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब प्रमुख है, एक तरीके से कुवैत भी इसमें प्रमुख है, और इराक तो है ही है। इनकी कोशिश है जो बाजार के अंदर हुआ है। लेकिन क्या ये 90 पहुंच जाएगा, 95 पहुंच जाएगा, सस्टेन बेसिस पे तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आज अगर आप धरातल पे देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इवन जो इस समय कीमत पिछले 2 दिन में आपने देखी है, ये टिका हुआ है, ये वापस $80 के आसपास जानी चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई तो यही बोलते हैं। रशिया में चुनाव हुए हैं, हमने उसके चुनाव के बाद देखा है उनका प्रयास रहेगा तेल का उत्पादन बढ़ाए, तेल का एक्सपोर्ट भी बढ़ाए। और दूसरी तरफ यह है कि सप्लाई साइड में अगर कोई दिक्कत आती है और तेल की कीमतें ऊपर होती है, सस्टेन बेसिस है, तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस अमेरिकी जो अपने घरेलू चुनाव राष्ट्रपति के होने वाले हैं उस पर बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता ये 90-95 की डॉलर जो ये बात हो रही है, इसका कोई इसलिए कि डिमांड में कहीं बढ़ोतरी, इसको ही लेना देना है। ये मैनिपुलेशन है ओपेक का, खासतौर से सऊदी अरब और इराक और कुछ अन्य देशों का। अब ये कितना अब सफल हो पाएंगे कहना अभी तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इनको अमेरिका जैसी ताकतें या इवन भारत या चीन एक सीमा से ज्यादा इनको जो है ये ऐसा होने देगा। इतना आसान नहीं होता। साथ ही नेचुरल गैस में आप कैसे देखते हैं प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर भी रुक कर ही सही, लेकिन एक ग्रेजुअल बढ़त अब बनती हुई नजर आई है। नहीं, अच्छा प्रश्न किया। देखिए, गैस का क्या हो रहा है कि तमाम जो है आप ये देख रहे हैं कि जो रिन्यूएबल में जितने बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर रिटर्न इतने अच्छे मिल नहीं रहे हैं, और लिहाजा तमाम ऐसे लोग जो कुल मिलाकर भी ये चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि वो ग्रीन एनर्जी के फेवर में है, वो नेचुरल गैस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। उसकी एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, ट्रांजिशन में एलएनजी या नेचुरल गैस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। लिहाजा गैस की कीमतें तो सस्टेन वे में ऊपर जानी है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ऑयल की तरह गैस नहीं है। गैस काफी हद तक फ्रेगमेंटेड मार्केट है। पाइप गैस ले रहे हैं, एलएनजी ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म के उससे प्राइसेस उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। हाँ जी, तो तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और एक वॉलेटाइल नेचुरल गैस कमोडिटी इस हिसाब से देखी जाती है, तो वहां पर कुछ अप मूव की एक्सपेक्टेशन भी है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि राइजिंग भारत के मंच पर अब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस वक्त बोल रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल न्यूज 18 इंडिया का ये सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है। आइए चलते हैं।
और जो भी मैं आज कुछ हूँ, जो मेरे में अच्छाई है, ये दोनों संगठन के कारण ही है, वो सब अच्छाई है। तो आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई कन्विक्शंस। और मैं अगर अच्छा हूँ तो मेरी पार्टी अच्छी है, और मैं अगर अच्छा हूँ तो मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है। यही बात मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता आप राजनीति में गलती से आ गए? आप कहते हो मैं पोस्टर नहीं लगवाऊंगा, चाय पानी में खर्च नहीं करूंगा, तो चुनाव कैसे जीतेंगे गडकरी जी? नहीं, आप अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आओगे तो मैंने ये बात कही कि मैं जातीयवाद और सांप्रदायिकता को नहीं मानता। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मेरे मतदार हैं उनको मैं अपनी फैमिली समझता हूँ, परिवार समझता हूँ। और 10 साल मैंने जो कुछ काम किया उससे मेरा नाम भी लोगों से परिचित हुआ है और मेरा काम भी परिचित हुआ है। और इसलिए मैंने कहा कि अब ये पोस्टर, बैनर और इसका प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, मैं लोगों के साथ जुड़ा हूँ, तो अब मुझे लोगों को किसी प्रकार का कोई उनको वोट के बदले में कुछ उनको सेवा देने की आवश्यकता नहीं है। मैं लोगों से मिलूंगा, लोगों के घर जाऊंगा, पदयात्रा निकालूंगा, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका आशीर्वाद लूंगा जी, और हाउस टू हाउस और मैन टू मैन कैंपेन करूंगा। और मेरा विश्वास है कि मैं अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार 3 हैट्रिक लगनी है। एक तो मोदी सरकार की हैट्रिक, एक नरेंद्र मोदी अगर इस टर्म में आते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। कोई गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार पहली बार आएगी, दूसरी बार भी पहली बार आई थी। और तीसरा, नागपुर से आप दोबारा जीत कर आएंगे, तीसरी बार जीत कर आएंगे। तो कितनी कठिन ये डगर लगती है, मोदी की तीसरी टर्म और आपका तीसरी बार लोकसभा जीतना? देखिए, पहली बात तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, ये तय है। दूसरी बात यह है कि हम 400 पार जाने वाले, ये भी तय है जी। और मैं भी चुनाव जीतने वाला हूँ, ये भी निश्चित है। ये भी लेकिन नितिन गडकरी में ऐसा क्या है कि विपक्ष के नेता मुरीद हो जाते हैं? मैं पीछे अखबार में पढ़ रहा था कि सोनिया गांधी ने आपकी तारीफ कर दी, ऐसा क्या है? देखिए, ये मुझे भी आश्चर्य है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब मेरे डिपार्टमेंट पर 75 सांसद बोले अलग अलग पार्टी के, सबने मुझे धन्यवाद दिया, सबने अभिनंदन किया, तो मुझे भी आश्चर्य लगा। तो एक तो सीधी बात यह है कि जो कानूनी काम है, नियम के अनुसार है, वो सबका होना चाहिए, और गलत काम होगा तो अपने का भी नहीं होना चाहिए। तो मैं रोड बनाता हूँ तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड बनाओ और दूसरों को छोड़ दूँ, ऐसा तो नहीं होता। तो जो भी लोग मेरे पास समस्या लेकर आते हैं, मैंने सबका काम करने का प्रयास किया, तो उसके कारण उनके मन में उसका समाधान है, यही शायद उसका कारण होगा। एक चीज जो आप में नहीं बदली, जो मैंने आपका पहली बार इंटरव्यू किया था साल 2011 में, जो मुझे ध्यान में आता है, मुंबई में आपके घर पे, और आप तब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी आप बेबाक थे और अब भी आप बहुत बेबाक हैं। ये इतनी बेबाकी कभी भारी नहीं पड़ती आपको, या पड़ जाती है? नहीं, आप एनालिसिस कर सकते हो मैं कैसा हूँ। मैं जो सवाल पूछते हैं उसका नम्रतापूर्वक जो सही है वो जवाब देता हूँ, और मुझे लगता है जो सच है वो बताता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है। लेकिन विपक्ष कुछ ना कुछ निकालता रहता है। नहीं, एक बात ये होती है कि मैंने, और सोशल मीडिया ब्लॉगर्स भी कुछ लिखते रहते हैं। नहीं सर, कुछ लोग तो ऐसा है कि जो न बोला वो मुंह में डालकर उसको एक आदमी अपने मीडिया पे लिखता है, अपने साइट पर, और फिर दूसरे लोग उसको उठाकर लिखते हैं। तो सही में किसी ने जो बोला है उसके डिटेल में जाना चाहिए, देखना चाहिए, और फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बेबाक हैं तो प्रधानमंत्री के सामने भी बेबाक रहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी बेबाक रहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से जब बातचीत होती है तो नम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानमंत्री सबसे सुनते हैं और तब रखते हैं, कोई में अड़चन नहीं होती। मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रहा, मेरे पास भी सब लोग उस समय अपनी बात रखते थे। तो हमारी पार्टी ऑलराइट, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो हम लेकर आए हैं आपके लिए राइजिंग भारत से, जो कि आज और कल 2 दिन लगातार चलने वाला है। ये एक लीडरशिप कॉन्क्लेव है जो न्यूज़ 18 की तरफ से है, और ऑफ कोर्स हम पूरा दिन आपके लिए ये एक्सर्प्ट्स लेकर आते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे चीनी की, और उसकी किस तरह की स्ट्रैटेजी है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, बताएंगे आपको।
नमस्कार, स्वागत है आपका। दिनेश समानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश जी नमस्कार। ऑफ कोर्स जैसे नरेंद्र तनेजा जी कह रहे थे कि उनको नहीं लगता कच्चे तेल के प्राइसेस हायर साइड्स पे सस्टेनेबल हैं, लेकिन आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? जी मनीषा जी, हमने पहले भी कहा था कि मार्च तक चाइना में हमें रिवाइवल देखने मिलेगा और जो कि इंडस्ट्रियल जो डेटा आया वहां से निश्चित तौर से लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई रिवाइवल आने के चांसेस है। इराक ने भी अपना एक्सपोर्ट जो है ये बढ़कर बताया है। सारे फैक्टर्स थोड़ी से सपोर्टिव है, पॉजिटिव है। जो रशिया में हुआ उसके चलते भी थोड़ा सा एक रैली को फ्यूल मिला है। मुझे लगता है अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 6762 अगर ये लेवल आती है इंट्राडे के हिसाब से, तो मुझे लगता है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ दोबारा एक बाइंग का अवसर रहेगा। 6830 6890 ही अपसाइड मुझे लगता है, और आने वाला समय मुझे लगता है कि जो ब्रेंट क्रूड है एक बार दोबारा $90 के एक बार छूने की पूरी संभावना नजर आती है। ऑलराइट, यानी कि एक तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑफ कोर्स वहाँ पर सस्टेन करता है या नहीं पता नहीं, लेकिन यहाँ से अभी और बुलिशनेस बाकी है। साथ ही यहाँ पर सोने चांदी की बात करना चाहेंगे। जापान ने ऑफ कोर्स अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग यहाँ पर पूरी कर ली है। यूएस फेड पर अब बाजार की नज़र है, उसके बाद इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, और मतलब बाजार यहाँ पर इस सबको देखता रहेगा। लेकिन इन करंट लेवल्स पे जहाँ से हल्की सी खरीदारी हमने लोअर लेवल से आते हुए देखी है, क्या करने की राय है? जी, गोल्ड में तो मोमेंटम बिल्कुल काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि इसका बुलिश मोमेंटम में भी बरकरार रहने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन ये जो अभी करंट लेवल है यहाँ पर खरीदारी करने का अवसर थोड़ा सा रुकना चाहिए। मुझे लगता है आइदर 65,900 क्रॉस करे तो बाय करना चाहिए, या 65,900 क्रॉस करे तो बाय करना चाहिए, या 65,100 150 आता है तो बाय करना चाहिए। मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है कि कोई ट्रेड ना लो तो ज्यादा बेहतर है, मुनासिब रहेगा। थोड़ा डिप का इंतजार करे और वहां पर इसमें खरीदारी करे। जबकि सिल्वर की बात अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि एक बार 74,900 800 ये लेवल आने चाहिए, और इस स्तर पर बाय करने के बाद दोबारा हमें 76,400 के लेवल अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स अभी भी रणनीति यही रहेगी। ऑलराइट, जो तेजी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर बाजार में। एक नज़र मेटल्स पे डालेंगे, जहाँ पर पिछले कई दिनों की तेजी के बाद हल्की सी मुनाफा वसूली आज देखने को मिली है। क्या ये बाइंग के मौके हैं, या आपको लगता है कि एक नियर टर्म करेक्शन देखने को मिल सकती है? जी, कॉपर की अगर मैं बात करूं तो 737 का एक मेजर ब्रेकआउट था, जो ब्रेकआउट के बाद में 768 के ऊपर के लेवल्स इसने देखे हैं। करीब इसने ऑलरेडी, मुझे लगता है कि एक बार 30 रुपए की इसने मूवमेंट ऑलरेडी दिखा चुकी है। एक 10 रुपए का करेक्टिव फेज मार्केट के लिए काफी अच्छा है। 754.50 755 ये लेवल एक बेसलाइन सपोर्ट जोन है। यहाँ पर दोबारा कॉपर एक बाय का अवसर है। दोबारा मुझे लगता है कि 762 768 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, और 749 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो अभी भी इसमें बाइंग बरकरार रह सकती है। जबकि दूसरा बेस मेटल्स अगर मैं जिंक कहूं तो इसमें थोड़ी सी मुझे कमजोरी नजर आती है। 220 का जिंक मुझे लगता है सेल करना चाहिए। 216 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हुई ऑफ कोर्स यहाँ पर नॉन एग्री की। लेकिन आपको बता दें कि 15 मार्च तक देश में चीनी के उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई है। इस माह के जारी किए आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान करीब 281 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। तो क्या है उत्पादन में गिरावट के कारण? आगे जाकर किस तरह की एथनॉल की स्ट्रैटेजी बनती हुई नजर आएगी? हमारे साथ इस माह के प्रेसिडेंट एम प्रभाकर राव हैं। मिस्टर राव, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसे हैं? कितना डाइवर्जेंस एथनॉल में जाता हुआ देख रहे हैं, और किस तरह की एक बैलेंस शीट इन सेंस ऑफ कैरी फॉरवर्ड स्टॉक आप देखते हैं? ये शुगर प्रोडक्शन तो ज्यादा हुआ, कम नहीं हुआ। आप कुछ गिरावट करके आप बोल रही थी। आई थिंक द रियलिटी इज दैट वी आर एंडिंग अप विद ए हायर क्लोजिंग स्टॉक जी, बिकॉज ऑफ लेसर डाइवर्शन टू इथेनॉल। आपको मालूम है कि दिसंबर 7 को गवर्नमेंट ने इथेनॉल डाइवर्शन रोक दिया था फ्रॉम सिरप एंड डी हेवी मोलासेस। तो इसका वजह से शुगर का प्रोडक्शन बढ़ गया बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ द इथेनॉल प्रोडक्शन। जी, होप दिस इज क्लियर टू यू। सो कितना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ आप यहाँ पर अब काम कर रहे हैं? जिस तरह का प्रोडक्शन है, जैसा कि हम जानते हैं कि चीनी की अवेलेबिलिटी इस बार ज़्यादा होने वाली है क्योंकि डाइवर्जेंस कम है। तो सरकार की जो सारे स्टेप्स थे, मेजर्स थे, आप कहेंगे वो काम आएंगे इन सेंस ऑफ हायर अवेलेबिलिटी? हाँ, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द सीजन हम लोग 5.5 से 6 मिलियन टन इसका क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग टारगेट करते हैं। राइट। उसके जगह में इस साल 9 मिलियन टन से भी ज्यादा, 9 मिलियन टन से भी ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक होने का हम लोग को संभावना दिख रही है।
तो मिस्टर राव, जो 1.7 मिलियन टन डाइवर्जेंस है एज ऑफ नाउ, आपको लगता है वो इन एनी केस यहाँ पर बढ़ाई जाएगी, या फिर एज ऑफ नाउ जब तक इलेक्शंस खत्म नहीं होते और इस सीजन में वो नहीं लगता? अब तो मिल्स का अभी क्रशिंग सीजन भी खत्म हो गया कई कई राष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र और कर्नाटक में तो क्रशिंग सीजन अभी हो चुका है। तो लगभग 50% से भी ऊपर मिल्स का सीजन हो चुका है और मिल्स बंद भी हो गया। अभी ऊपर 17 लाख टन से ज्यादा एलोकेशन अभी होने का संभावना बहुत कम दिख रहा है। राइट। तो करीब 2-3 लाख टन का डाइवर्शन हुआ कुछ लोगों के पास दिसंबर के पहले जिसने बना के रखा है। अगर वो भी गवर्नमेंट लेने का हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी लिया तो भी हमारा जो 9 मिलियन टन का जो क्लोजिंग स्टॉक एस्टिमेट है आफ्टर कंसिडरिंग एडिशनल कन्वर्शन ऑल्सो, तो ये भी होने के बाद इतना रहेगा। तो व्हाट वी आर प्रपोजिंग टू द गवर्नमेंट इज टू कंसिडर स्मॉल एक्सपोर्ट, कुछ 1 to 1.5 million tons export outside of the country, and also to at the same time to consider आगे के लिए, आने वाले दिनों के लिए to keep some reserve stock with the government के पास कुछ reserve stock अगर होगा तो भाव कम ज्यादा होने का कोई फिक्र कम रहता है गवर्नमेंट को, so that the policy for ethanol diversion will be stable and continuously available to the industry. मिस्टर राव, दो चीज़ें, एक तो ये कि हम जानते हैं कि चीनी का स्टॉक मिल्स के पास ज़्यादा पड़ा हुआ है, कईयों के पास एथेनॉल का भी स्टॉक पड़ा है, जैसे आपने कहा वहाँ पर एक्सपोर्ट एथेनॉल के लिए हिसाब से देखना चाहिए। जो स्टॉक पड़ा है मिल्स का एज ऑफ नाउ, उसे कैसे देखते हैं? एंड सेकेंड, और क्योंकि अब यहाँ पर रमज़ान शुरू हो गया है, होली आने वाली है, तो उसकी भी शुगर ऑन ग्राउंड डिमांड कैसी है? शुगर डिमांड साइड इट इज मतलब जैसा है वैसा ही है, एज एक्सपेक्टेड है। इसमें कोई सडन स्पॉट ऐसा कुछ नहीं है। ओके। लेकिन स्टॉक ज्यादा होने से अभी प्राइसेस काफी सबड्यूड हैं लास्ट ईयर पे कंपेयर में। सो द मिल्स एफआरपी तो हर साल बढ़ती है, इस साल भी बढ़ा है, 315 हो गया एफआरपी। इस एफआरपी लेवल को सस्टेन करने के लिए आज के जो मार्केट प्राइसेस है वो काफी कम है। इसलिए सरकार को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि शुगर का एमएसपी जो है, मिनिमम सेल प्राइस, वो एफआरपी के साथ साथ उसका भी करेक्शन होना चाहिए, ताकि द मार्जिन्स ऑफ द मिल्स एडिक्वेटली वो मेंटेन किया जाए और किसान का पेमेंट भी जो करना है गन्ना के लिए वो भी टाइमली होता जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रे कर रहे हैं। प्राइस के बारे में तो अभी कम है, मतलब इट शुड मच लोअर देन व्हाट इट शुड बी। वेल एब्सोल्युटली, जी हाँ, ये काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग आस्क भी है इंडस्ट्री की तरफ से क्योंकि एफआरपी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और शुगर एमएसपी यहाँ पर ऑफ कोर्स अभी भी ऑन द लोअर साइड है। लेकिन ये बात सही है कि स्टॉक मिलों के पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड में कोई बहुत बड़ा स्पर्ट नहीं है, तो प्राइसेस में कोई रनअप देखने को मिलेगा ऐसा एज ऑफ नाउ यहाँ पर नहीं मान के चल सकते। मिस्टर राव, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो पूरे ब्यौरे के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा हाल।